देख रहे हैं केवल सच न्यूज। कोरोना एक महामारी है और इससे न सिर्फ भारतवर्ष जो डेवलपिंग कंट्री है, पूरी दुनिया में इसने हाहाकार मचाया है। आपको पता नहीं चल रहा है कि अगर आप पॉजिटिव हैं तब भी आपको जांच कराना चाहिए। ऐसा इसलिए कि आपको पता हो कि आप पॉजिटिव हैं, आप कितने लोगों को फैला सकते हैं। कोरोना एक ऐसा वायरस है जो बहुत जल्दी अपने कैरेक्टर को बदलता है और एक साल में उसने हजारों से ज्यादा अपने कैरेक्टर बदले। बच्चों में इसका असर उतना खतरनाक नहीं होता है जितना बड़ों में। थर्ड वेव की बात करें तो पहले से ज्यादा हम लोग कॉन्फिडेंट हैं। एक तो इलाज करने में हमारी टीम कॉन्फिडेंट है। ऑक्सीजन बनाने की हर एक हॉस्पिटल में अलग से व्यवस्था की गई है और पहले से जो सिलेंडर था उसको भी बढ़ाया गया है, तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होने जा रही है। वैक्सीन उतना ही सेफ है जितना नॉर्मल लोगों में सेफ है, उतना ही प्रेगनेंसी में सेफ है। उससे कोई साइड इफेक्ट इस तरह के इंडिया में दिखाई नहीं पड़े, दूसरी जगह में दिखाई नहीं पड़े। समाज में जो आपके अगल बगल आ रहे हैं उनको बचाने की जिम्मेवारी आपकी है और इसलिए आपको जांच कराना और उससे बचाव करना। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। आज हम कोरोना की बढ़ती रफ्तार और कोरोना संक्रमण का जिस तरीके से फैलाव हो रहा है, जिस तरीके से एक तरीके से हम ये कह सकते हैं विस्तार हो रहा है, इन मुद्दों को लेकर कोरोना के नोडल पदाधिकारी एनएमसीएच के डॉक्टर अजय कुमार जी से आज हम आपको मुलाकात कराने जा रहे हैं और उनसे कई चीज जानने की कोशिश करेंगे, कई जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार कोरोना से हमें बचना चाहिए और कोरोना कितना असरदार है आज के समय में, जबकि कोरोना का कार्यकाल लगभग अब 2 वर्ष पूरा होने वाला है। तो स्वागत है सर आपका केवल सच न्यूज के कार्यालय में। सर, आप कोरोना के नोडल पदाधिकारी हैं एनएमसीएच में। अभी सर क्या स्थिति है वर्तमान समय में? सबसे पहले तो मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा सबको पता है कि कोरोना के केसेस जो अभी जो हैं वो बढ़ रहे हैं। अगर हम टेस्ट की बात करें तो टेस्ट में अभी रिपोर्ट बहुत पॉजिटिव आ रहा है, जितना पहले इतना जल्दी आगे नहीं बढ़ा था। तो ये तो है कि पॉजिटिविटी रेट बहुत बढ़ रहा है। लेकिन कुछ अच्छी बात ये है कि जितने सारे केस अभी हमारे पास आए हैं ज्यादातर केस माइल्ड वैरायटी के हैं। एक आध दो केस है जिनको पहले से बैकग्राउंड इलनेस रहा था, उन्हीं लोगों को थोड़ा मुश्किल हुआ है। लेकिन ज्यादातर पेशेंट, हम कहें कि 98% पेशेंट माइल्ड वैरायटी के हैं, तो ये गलत नहीं। सर, सरकार इस दिशा में किस तरीके से प्रयास कर रही है कि जो मरीज आ रहे हैं कोरोना के, उनका बेहतर सुविधा व्यवस्था हो सके और वह स्वस्थ होकर घर वापस लौट सके? ये तो चूंकि सबों को पता है कि कोरोना एक महामारी है और इससे न सिर्फ भारतवर्ष जो डेवलपिंग कंट्री है, पूरी दुनिया में इसने हाहाकार मचाया है। लेकिन अब जब हम थर्ड वेव की बात करें तो पहले से ज्यादा हम लोग कॉन्फिडेंट हैं। एक तो इलाज करने में हमारी टीम कॉन्फिडेंट है, लोग वैक्सीनेटेड हैं, सुविधाएं बढ़ी है। जैसे पिछले जो दूसरा वेव बहुत तेजी से बढ़ा, जिसके लिए शायद हम लोग उतना सोचा नहीं था, लेकिन इस बार हमारे पास काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन है, लिक्विड नाइट्रोजन है, गैस ऑक्सीजन बनाने की हर एक हॉस्पिटल में अलग से व्यवस्था की गई है और पहले से जो सिलेंडर था उसको भी बढ़ाया गया है, तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होने जा रही है। दवाएं उपलब्ध हैं, टीम पहले से चार्ज है। अब है कि लोगों को थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना होगा कि जैसा आप सबों को पता है, कई बार और बराबर बोला जाता है कि आप मानव बम ना बने। इसका मतलब ये है कि अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि अगर आप पॉजिटिव हैं तब भी आपको जांच कराना चाहिए। ऐसा इसलिए कि आपको पता हो कि आप पॉजिटिव हैं, आप कितने लोगों को फैला सकते हैं। आपके घर में बड़े बूढ़े या समाज में जो आपके अगल बगल आ रहे हैं उनको बचाने की जिम्मेवारी आपकी है और इसलिए आपको जांच कराना और उससे बचाव करना जरूरी है। सर, सरकार ने कुछ खास ऐसे निर्देश आप लोगों को दिए होंगे कि किसी भी विषम परिस्थिति में किस तरीके से निपटा जा सके इस कोरोना के आतंक से। और जैसा हमने बताया कि जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं उसमें सबसे बेहतर से बेहतर क्या करें हम पेशेंट के लिए, तो उसमें हम लोगों ने पिछले बार जो हुई थी कि लोगों को कुछ असुविधाएं, जाते के साथ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन की कमी का हो रहा है, उस चीज़ को तो हमारे हिसाब से दूर कर लिया गया है।
जो हमारी टीम है, जो हमारा जो 1200 का फोर्स नालंदा मेडिकल कॉलेज का है, उसको हम बराबर ट्रेन कर रहे हैं कि जो कोविड का सर्ज की स्थिति में हम लोग कैसे करेंगे। जहाँ तक इलाज की बात है, तो इलाज के लिए जो प्रोटोकॉल है वो हर एक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ने बनाया है और उसको हम अक्षरशः पालन करने में आज की तारीख में समर्थ हैं। सर, जब इतनी सारी सुविधाएं हैं, इसके बावजूद एनएमसीएच में ही ज्यादा कोरोना का विस्फोट क्यों होता? नहीं, देखिए, उसमें ऐसा इसलिए हुआ, ये तो इस बार जैसा मैं ब्रीफ बता दूं कि जो विस्फोट हुआ आ ही रहा था कि हमें मेडिसिन में एग्ज़ाम लेना था और कुछ स्टूडेंट ने कह रखा था कि एग्ज़ाम की डेट को पोस्टपोन किया जाए, बढ़ाया जाए। हम उसके लिए तैयार नहीं थे। 3 दिन पहले लोगों ने कहा कि हम कोरोना से एंटीजन किट में पॉजिटिव हो गए 10 लोग, तो हम लोगों ने एक टीम बना के पूरे हॉस्टल का टेस्ट कराया और उसमें एक बैच में जो 2019 बैच था उसके 75 लड़के पॉजिटिव आए जो किसी पर्टिकुलर एक मीटिंग में अटेंड करने गए थे। तो इसके चलते आया और उसके बाद जो विस्फोट है वो सिर्फ नालंदा मेडिकल कॉलेज आज की तारीख में नहीं है। अगर आप देखेंगे तो एम्स में भी वही हाल है। जितनी भी जो हॉस्पिटल सेटिंग है जहाँ पे कोरोना के पेशेंट का आने का जो संभावना ज़्यादा रहता है, वहाँ के लोग थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं पहले दौर में। हालांकि अब हम लोगों ने पूरे सुरक्षा जो मापक है, सारे जो टीम है मेडिकल की टीम, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, उन लोग सबों को हम लोग एजुकेट कर रहे हैं और यही कारण है कि शायद हमारे यहाँ से सबसे पहले ये जो कोरोना विस्फोट का जो न्यूज आया है उसकी सत्यता यही है। डॉक्टर न थे, ज्यादा स्टूडेंट थे। सर, आपने कहा कि वैक्सीन लग जाने की वजह से कोरोना का संक्रमण का प्रभाव कम है। ये वैक्सीन कितना दिन कारगर रहता है और अगर ये वैक्सीन फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज लग जाने के बावजूद अगर कोरोना विस्फोट हो रहा है तो इसका क्या मायने क्या है? देखिए, इसकी जानकारी हम लोग को भी कहीं ना कहीं साइंटिफिक जो मीडिया है वहाँ से आ रही है और लोग अभी तक ये नहीं पता कर पा रहे हैं कि ये कितना दिन रहेगा। उसका जो टेस्टिंग, कौन सा टेस्ट ऐसा हो जिसको टेस्ट करके हम बता सकें कि नहीं ये इतना है और ये इतना दिन चलेगा। ये तो एक बात है। दूसरी बात है कि जैसा आपको पता है कि कोरोना एक ऐसा वायरस है जो बहुत जल्दी अपने कैरेक्टर को बदलता है और एक साल में इसने हजारों से ज्यादा अपने कैरेक्टर बदले हैं। लेकिन सारा कैरेक्टर इंपॉर्टेंट ह्यूमन के लिए नहीं है। जो कुछ कैरेक्टर इंपॉर्टेंट होता है जिसको हम वेरिएंट के नाम से जानते हैं, वेरिएंट ऑफ कंसर्न, जिसमें डेल्टा वायरस आपने सुना होगा, ओमिक्रॉन। तो अब वही है कि क्या ये जो वेरिएंट के अगेंस्ट में जो वैक्सीन है, क्या वो दूसरे वेरिएंट के अगेंस्ट में काम करेगा? क्योंकि फ्लू में भी ऐसा होता है, थोड़ा कम होता है, लेकिन वेरिएंट वो बदल जाता है। 10 साल के बाद हम लोग को वैक्सीनेशन के लिए अलग डेवलप करना पड़ता है। लेकिन अभी जो है उसमें ये पाया जा रहा है, जो हम लोगों ने रिसर्च किया है, उसमें देखा गया कि अगर 100 मरीज जो हमारे आईसीयू में आए जो दूसरे दौर में, उसमें 95 ऐसे लोग थे जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लिया था और 4 से 5 ऐसे लोग थे जिन्होंने वैक्सीनेशन लिया था और वो आईसीयू में आए, लेकिन मोर्टेलिटी 0 थी जिन लोगों ने वैक्सीनेशन ले रखा था। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन ने लोगों को प्रोटेक्ट किया। कम से कम जो मेरा डेटा है पटना का, जो आईसीयू का डेटा, उसमें हम ये कह सकते हैं। लेकिन हमारे पास एग्जैक्ट मार्कर ये पता लगाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम बताएं कि ये मार्कर एंटीबॉडी इतना है जैसे दूसरे बीमारी में हम लोग करते हैं, तो ये इस वायरस से प्रोटेक्टिव होगा। ये अभी हम लोग पूरी तरह जान नहीं पाए। सर, डबल डोज देने के बाद अब बूस्टर की भी बात हो रही है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि 2 डोज लेने के बाद बूस्टर भी ले लिया जाए? बूस्टर के बाद भी फिर कोई अगर रंग बदलता है, जैसा कि राजनीति में नेता रंग बदलते हैं, कोरोना भी रंग बदलने लगा है, तो फिर वैसी स्थिति में आगे किस तरह की रणनीति बनेगी? ऐसा है कि जो साइंटिफिक जो टीम है दुनिया की, सीडीसी और जो दूसरी टीम है, वो इस पे काम कर रही है और उसने देखा कि अगर जहाँ पे 3rd डोज दिया गया और उसमें भी जो मिक्स एंड मैच हुआ कि जिसने ये वैक्सीन लिया और उसने दूसरा वैक्सीन लिया, तो उसमें कुछ जगह पे जो साइंटिफिक रिसर्च हुआ उसमें पाया गया कि नहीं, वैक्सीन 3rd डोज देने से एंटीबॉडी ज्यादा बनता है और ये हम लोग मान लें कि अगर एंटीबॉडी ज्यादा बनता है तो वो जो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेगा। ये देखा गया है। लेकिन अभी हम कॉन्फिडेंट होके 100% ये कहने में सक्षम नहीं है कि क्या जो नया वेरिएंट आएगा उससे ये तीसरा डोज प्रोटेक्ट करेगा कि फिर हमको चौथे डोज की जरूरत पड़ेगी या फिर एक नए वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी। ये तो
अभी भी रिसर्च का विषय है, लेकिन जो दुनिया में जो छोटे छोटे जो स्टडीज हुए हैं उसमें देखा गया है कि सेकेंड डोज के बाद जो एंटीबॉडी का लेवल घट गया था, थर्ड डोज देने से उसमें एंटीबॉडी ज्यादा बना। तो शायद ये इंक्रीज एंटीबॉडी जो नए वेरिएंट से बचाने में हम लोग को कारगर होगा। सर, गर्भवती महिलाएं को कोरोना कितना प्रभावित कर सकता है, और जो बच्चे होंगे उन पर कोरोना का क्या असर रहेगा? नहीं, जो मदर है वो आपको पता है कि प्रेगनेंसी एक ऐसा है कि एक तरह का एक टाइम बॉम्ब कहते हैं, उसमें बहुत तरह की बीमारियां ज्यादा बढ़ जाती है। जी। तो प्रेगनेंसी एक हाई रिस्क सिचुएशन है, जिसमें पहले था कि क्या वैक्सीन दिया जाए कि नहीं दिया जाए। शुरू में लोगों को इसके साइड इफेक्ट से डर था, लेकिन बाद में पाया गया कि वैक्सीन उतना ही सेफ है जितना नॉर्मल लोगों में सेफ है, उतना ही प्रेगनेंसी में सेफ है। उसके कोई साइड इफेक्ट इस तरह के इंडिया में दिखाई नहीं पड़े, दूसरी जगह में दिखाई नहीं पड़े। तो वैक्सीन तो हम लोग दिला रहे हैं, और चूंकि वो हाई रिस्क है तो हम लोग कह रहे हैं जो हाई रिस्क है वो तो सबसे प्रायोरिटी बेसिस पे वैक्सीन लें। तो मेरे हिसाब से प्रेग्नेंट लेडी को बिना सोचे वैक्सीन लेना, अगर नहीं लिया है तो जल्दी से लें। सर, यह देश युवाओं का देश है ऐसा कहा जाता है, लेकिन सरकार ने या फिर व्यवस्था तंत्र ने अब यह स्टार्ट किया है कि 12 वर्ष से ऊपर की उम्र के लोगों को इंजेक्शन दिया जाएगा, जो बच्चे और युवा अवस्था के बीच के कार्यकाल के समय। जब यह देश जानता था कि यह देश युवाओं का देश है, तो फिर इस इंजेक्शन में देरी क्यों की? यही एक कारण तो नहीं बना कोरोना के दूसरे या तीसरे विस्फोट का? नहीं, हम ऐसा नहीं मानते हैं कि सरकार के पास भी कुछ लिमिटेशन होता है। ये वैक्सीन नया आया था, और जो सबसे प्रोडक्टिव जो लोग थे, फेज वाइज इंट्रोडक्शन की बात चल रही थी, तो था पहले की जो प्रोडक्टिव है, जो प्रोडक्टिव एज ग्रुप है, जो काम कर रहे हैं, जो मीडिया है, जो हेल्थ वर्कर है, जो पुलिस है, जो हाई रिस्क में है, तो सबसे पहले इनको दिया जाए। और ऐसे भी पहले देखा गया था कि बच्चों में इसका असर उतना खतरनाक नहीं होता है जितना बड़ों में होता है। जैसा कि आप सबों को पता है कि इसका जो वायरस से खतरा वायरस से नहीं होता है, वायरस के अगेंस्ट में जो हमारी शरीर जो साइटोकाइन जनरेट करती है, उससे जो खुद का शरीर का किया हुआ जो साइटोकाइन स्टोन खुद को डैमेज करता है। तो ऐसा देखा गया था कि बच्चों में जो यंग एज के लोग हैं उसमें इस तरह का एक तो पहले खतरा नहीं था, और इस तरह का जो कोरोना का इफेक्ट उतना डेंजरस नहीं था। लेकिन बाद में ये लोगों ने सोचा, साइंटिफिक टीम ने, कि जब उन लोगों को किया जा रहा है तो कोरोना का कहीं वेरिएंट ऐसा ना हो कि ऐसा वेरिएंट बने जो बाकी जो बचे हुए बच्चे हैं जो नॉन इम्यूनाइज्ड हैं उनमें खतरा पैदा करे। तो इसलिए फिर दुनिया में शुरू हुआ बच्चों को देने का, और इंडिया में भी 3 तारीख से माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है। सर, अभी भी 12 वर्ष से नीचे के बच्चे हैं, उनके लिए कोई सरकार ने भी कोई इंजेक्शन या कोई व्यवस्था नहीं किया? वो बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे कोरोना से? अभी तो सबसे पहले हम लोग के पास जो आर्मामेंटेरियम है, उस आर्मामेंटेरियम में तो वही है कि मास्क पहनना, और खासकर जो बड़े लोग हों वो अगर है तो बच्चे को उससे दूर रखें, और हाथ की सफाई करना और डिस्टेंस बनाना, यही हमारे पास है। लेकिन हम लोग खुद देख रहे हैं कि जो बच्चे हमारे हैं उसका एक तो जो हॉस्पिटलाइजेशन है बहुत कम है, और हम लोग वॉच कर रहे हैं अगले 1 महीने तक कि कैसा रहता है। अगर जरूरत पड़ी तो हमको लगता है सरकार के पास इतना वैक्सीन जरूर होगा कि अगर उसकी जरूरत पड़ती है तो बच्चे में दिया जाएगा। बिकॉज पहले ये प्रॉब्लम था कि क्या वैक्सीन का साइड इफेक्ट तो नहीं है। दुनिया में बहुत सारे सोशल मीडिया पे ये थे कि कहीं साइड इफेक्ट तो नहीं हो, तो बच्चे को कहीं हो गया तो कैसे होगा। कई ऐसे लोग थे जिनकी इंक्वायरी आती थी कि सर बहुत साइड इफेक्ट है, हम जा रहे हैं दुबई में फलाना वैक्सीन लेने, और बस ऐसा इंक्वायरी, तो बच्चे में कम पाया गया। और हमको लगता है वैक्सीन की सफिशिएंट डोज आने लगी है, और एक जो अनुभव हमारा हो जाएगा 15 से 18 साल के, तो फिर हम लोग नीचे के लोगों को भी सरकार की टीम चाहेगी तो। सर, कोरोना पूरे विश्व के लिए एक जैसा है, लेकिन मेडिसिन कंपनी के लिए अलग अलग इंजेक्शन बनाए गए, कीमतें अलग अलग ही। कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि पूरे विश्व के स्तर पे दवा का एक बड़ा मार्केटिंग का एक जरिया हो कोरोना? नहीं, सही बात है। दवा तो मार्केटिंग का जरिया होता ही है। दवा में चूंकि मार्केटिंग इन्वॉल्व है तो मार्केट और कॉमर्स रहेगा ही। लेकिन अगर आप देखें कि दुनिया में जितने रिसर्चेज हुए हैं उसमें ज्यादातर आप पाएंगे कि उसमें फार्मा इंडस्ट्री का हाथ रहा है। आप अगर गहन अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि जो दुनिया में जितनी नई नई मेडिसिन आई है, चाहे वो इंसुलिन हो, चाहे एंटीबायोटिक हो, चाहे कोई भी हो, उसके पीछे भले ही कॉमर्स रहा हो, लेकिन रिसर्च के रूप में जो एक क्रांति हुई, जो उसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने ही काम किया है। अब रह गया कि सरकारें उसको निर्धारित, उसका मूल्य निर्धारित करती है कि बनाने में कितना खर्चा होगा, इसका साइड इफेक्ट है कि नहीं। तो उसके लिए पूरी दुनिया में अगर देखें तो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है
जी जो रेगुलेट करती है, एक गेट कीपर की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम ही डॉक्टर है, प्रोफेसर है, हमारे पास बहुत कंपनी के लोग आते हैं, हमने कहा कि ठीक है तुम्हारे लिखेंगे, लेकिन हमको गेट कीपर की तरह रहना, तो कि किसको अलाउ करें किसको नहीं अलाउ करें, ताकि हम ह्यूमन से रिलेटेड है। तो सरकार भी यहाँ इंडिया में भी DGCS DGHS है, और भी कई रेगुलेटरी अथॉरिटी, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो अनुभव आ रहा है, और डेवलपिंग कंट्री में बहुत तरह का रहता है, तो हमारे यहाँ भी इस तरह की रेगुलेटरी अथॉरिटी मजबूत होते जा रही है, जो इस तरह का नियंत्रण करती है। रह गया दामों का, तो दाम निर्धारित करना सरकार का काम है। जो बहुत सारी कंपनियां, जैसे फाइजर थी, उसने कहा कि हम इतने कम पैसे पे नहीं करेंगे, तो इंडियन कंपनी ने अपनी जगह किया। अब ये तो देखना सरकार का काम है कि, और सरकार मुफ्त में मुहैया करा रही है। सर, आप अनुभवी चिकित्सक हैं और लंबे समय से आप चिकित्सा सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। इस सर्दी के समय में सर्दी बुखार एक आम बीमारी की तरह है, अगर आज वह टेस्ट कराए तो क्या वो पॉजिटिव नहीं निकलेगा कोरोना? अभी जो आ रहा है उसमें देखा जा रहा है कि 3 दिन के अंदर, ऐसे कोरोना का इंक्यूबेशन पीरियड आपको 14 डेज माना जाता है। मतलब अगर आप किसी कोरोना पेशेंट के संपर्क में नहीं भी आ रहे हैं, कहीं आप भीड़ भाड़ इलाके में गलती से चले गए अनप्रोटेक्टेड, और आपको शक है कि उनको बॉडी हो रहा है, तो सिम्टम मिलता जुलता है, तो आपको 3 दिन में ही आजकल पॉजिटिव आ रहा है। जब तक पॉजिटिव नहीं आता है और आपको लगता है कि नहीं हमको थोड़ा बॉडी एक लग रहा है, या गले में खराश लग रहा है, या अच्छा नहीं लग रहा है, मान के चलें कि आप कोरोना है, और 3 से 5 दिन अपने छोटे बच्चों और अन्य लोगों से बचाएं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। खासकर वैसे लोग, मिडिल क्लास के लोग जो एक छोटे फ्लैट में रहते हैं, तो कोशिश करें कि मास्क लगा के, अगर उनको शक है कि हम किसी के कांटेक्ट में हैं, तो घर में कम से कम डिस्टेंसिंग बनाएं बाकी लोगों से, और नहीं हो तो कम से कम छोटा ऐसा मास्क बनाएं। सर, कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकार ने, चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, कई तरह की सुविधाएं दी है। मास्क, सैनिटाइजर, दवा भी मुफ्त में व्यवस्था किया गया। इस व्यवस्था के नाम पर, सेवा के नाम पे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार भी देखने को मिला है। सर, इस पर आपका क्या नजरिया है, और NMCH में क्या स्थिति है? क्योंकि मास्क, 1 रुपये का मास्क 10-10 रुपये में भी बेचा गया है और खरीदा गया है। एक बड़ा L1 L2 का खेल भी चला है, तो इस पर सर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये तो मैं कहने में थोड़ा अपने आप को सरकारी नौकर हूँ, टीचर हूँ, प्रोफेसर हूँ, पढ़ाता हूँ, लेकिन एक बात जरूर है कि ह्यूमन वेलफेयर से जुड़ा हूँ, डायरेक्ट जो ये है जो वेलफेयर से जुड़ा हूँ। तो जहाँ तक हॉस्पिटल का सवाल है, जैसा आप सबों को पता है कि हमारे यहाँ दवा सप्लाई होता है, सेंट्रल प्रोक्योरमेंट है। हमारे यहाँ दवा हम लोग के पास भी है। हम कोई भी लावारिस, जो हमारे पास भी 40,000 रुपये का एक कंटीजेंसी फंड है मेरे पास रोगी कल्याण समिति से, तो अगर मेरे यहाँ कोई लावारिस पेशेंट आता है, सीरियस पेशेंट आता है, उसके लिए हमारे यहाँ हम लोगों ने एक कमिटी बना के उसका रेट फिक्स किया है, वह जो रेट हो। अब चूंकि सरकारी व्यवस्था में जो L1 L2 जो आपने कहा, वो मानना जरूरी है। उस कोड ऑफ कंडक्ट से हम लोग जुड़े हुए हैं, जो प्रोक्योरमेंट की प्रणाली है। तो ये नालंदा मेडिकल कॉलेज में, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, जो वहाँ का प्रोक्योरमेंट होता है, जो वहाँ का होता है, जो हम लोग को मुहैया करा जाता है, दवाई का स्टैंडर्ड ठीक है जो हम देख रहे हैं। अब रह गया कि पर्चे जो प्रोक्योरमेंट, उससे ना तो हम जुड़े हुए हैं, न ये बोलने में हम अपने आप को सक्षम आ रहे हैं। सर, आप नोडल पदाधिकारी हैं और अपनी बातों को बहुत बेबाकी से रख भी रहे हैं। पूरे बिहार में नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का एक अपना एक स्थान है। PMCH के बाद दूसरा बड़ा चिकित्सा सेवा का एक बड़ा स्थान है। सब कुछ व्यवस्था, इसके बावजूद भी कुव्यवस्था का आलम के लिए हमेशा आरोप लगता है। आखिर कहीं ना कहीं कोई बात तो होगी। एकदम सही आपने कहा कि क्यों कुव्यवस्था है। जैसे हमको याद है कि जब नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल को बिहार का पहला लाइट हाउस बनाया गया, उसको डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में, तो हमने शुरुआत की। नोडल अफसर मैं था और हमारे साथ 2-4 लोग थे, क्योंकि उसमें बहुत कोविड से बहुत डर था। और हम लोग 2-4 थे, मेरी टीम के लोग 2-4-5 थे, जो हम लोग ऑन स्पॉट जाते थे। कई तरह से घर से और परिवार से बहुत मिलता भी था, कोई रो रहा है, कोई डांट रहा है, लेकिन हम लोग आगे बढ़े अपने को बचाते हुए। और जो व्यवस्था है, जो रिसोर्सेज है, जो डेवलपिंग कंट्री का अपना रिसोर्सेज है, और नालंदा मेडिकल कॉलेज पहले तो चूंकि दूसरा मेडिकल कॉलेज था, तो उसको इस दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन कोविड के समय में हमने दिखाया कि जो भी मेरे पास रिसोर्सेज हो, उस रिसोर्सेज में जो हमने स्टडी किया, जो हमारी टीम ने रिसर्च किया, उसमें हमने अमेरिकन में भी पब्लिश भी किया है कि हमारा मृत्यु दर बिहार के किसी भी हॉस्पिटल से ज़्यादा न कि कम था। और हमारी टीम जो 1200 टीम थी, जो ये थी, वो पहले से प्रिपेयर्ड नहीं थी। हम लोग बेसिकली डिलीवरी ऑफ केयर में थे, इलाज करने वाले डॉक्टर थे, और ये एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम था।
तो पब्लिक हेल्थ के लिए जो पब्लिक हेल्थ सपोर्ट सिस्टम चाहिए, उसकी हम लोग ने इच्छा रखी थी कि पब्लिक हेल्थ सपोर्ट सिस्टम हमारे पास सब कुछ रहेगा और हम लोग करेंगे। लेकिन जैसा आपने देखा कि हम ये नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ लोगों को असुविधा हुई। आप पूरी दुनिया देखेंगे, जो वर्ल्ड का जो नामी गिरामी जो डेवलप कंट्री है, जैसे आप इटली देखेंगे, जैसे यूके देखेंगे, तो वहाँ की व्यवस्था चरमरा गई थी। और यहाँ पे जो लोगों को जो प्रॉब्लम होता था कहीं पे कि हम आ रहे हैं तो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, या एक जो ट्रायल सिस्टम था उसमें जितनी आदमी की जरूरत चाहिए थी, हमारे पास एक साथ 500-500 मरीज आता था। यूजुअल रोज हम 4-5 सीरियस अमूमन पेशेंट देखते हैं, अब उस समय में हमारे पास 500 पेशेंट आता था एक साथ, और ऐसे में मैनेज करना एक पब्लिक हेल्थ का प्रॉब्लम डिफिकल्ट था। उसको हम लोग इस बार एड्रेस कर रहे हैं कि जो प्रॉब्लम हुई, हमारे पास जो रिसोर्सेज पहले से बढ़ी है उसमें हम लोगों को कम से कम सुविधा दें। क्योंकि आप जानते हैं कि आज़ादी के बाद अस्पताल में सुविधाएं बढ़ी है, लेकिन मेडिकल साइंस उससे कई गुना तेजी से बढ़ रहा है। तो प्राइवेट, डेफिनेटली एक जमाना था कि प्राइवेट में कुछ नहीं था, हम ही लोग थे। अब लोगों को लगता है कि उन्होंने बेंचमार्क बना दिया है कि ये बेंचमार्क, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वही बेंचमार्क गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मिले, जहाँ पे लोड बहुत है। उस तरफ से हम लोग को रिसोर्सेज प्राइवेट की तरह हम लोग को जितना रिसोर्सेज चाहिए, हम लोगों ने सरकार को कहा है कि भाई उतना रिसोर्सेज है। आज भी मीटिंग था तो हम लोग और बेहतर तरीके से लेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि इलाज जो कहीं भी होगा, नालंदा मेडिकल कॉलेज में उससे कम इलाज नहीं होगा, रादर उससे अच्छा होगा। हमारी टीम बहुत मजबूत है और पिछले 2 सालों में हमने देखा है कि हमारे यहाँ 1700 से 1800 लोग आउटडोर में इलाज कराने आ रहे हैं, और 750 बेड के अगेंस्ट में 900 प्रतिदिन हम मरीज को भर्ती कर रहे हैं। तो लोगों की आस्था ये दिखाती है, ये जो डेटा है कि उनकी आस्था बढ़ी है नालंदा मेडिकल कॉलेज से। अब है कि वो चाहते हैं कि सुविधाएं बढ़े। तो ये तो सर कौन-कौन सी सुविधाएं बढ़ाने की बात कर रहे हैं? जैसे सुविधाओं में जैसे है कि अब कोई ट्रायज में आ रहा है, कोई पेशेंट आ रहा है, तो एक टीम होना चाहिए, ट्रायज टीम, कि जहाँ पे पेशेंट फर्स्ट कांटेक्ट आया और उसको बेड में डालने के बीच का जो पीरियड है वो बेहतर पीरियड हो। इलाज तो सब मिल ही रहा है, सरकार दे रही है और सब इलाज के लिए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो थोड़ा अच्छा हो। कई लोग का कहना था इनको कमोड चाहिए, कई लोग का कहना था कि बेहतर रूम्स चाहिए। तो ये तो स्टैंडर्ड जो है सरकारी अस्पताल में वो तो थोड़ा सा है, जिसके लिए हम लोग प्रगतिशील है कि एक नया बिल्डिंग बने। जैसे अभी हम लोग को एक बहुत बढ़िया एमसीएच बिल्डिंग मिला है, लो एयर कंडीशन, लोग बहुत खुश हैं। जो भी आ रहे हैं उसकी पैरवी होती है कि हमको रूम दीजिएगा, मंत्रालय से पैरवी आती है कि हमको रूम रखिएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा और बेहतर करने से लोगों को असुविधा बहुत कम होगी। और आपको जैसा बता दें कि जैसे अभी हम आईसीयू चलाते हैं, आप जानते हैं कि बाहर के आईसीयू में जो हमारे आईसीयू से इंफीरियर क्वालिटी का आईसीयू है, बाहर की चमक दमक में नहीं है। मेरा जो टीम है, जो डॉक्टर है 24 आवर्स, तो एक पेशेंट जो गरीब है, जो कहीं प्राइवेट में रहेगा, तो उसका पर डे 30 से 40 हज़ार रुपया आएगा, वो पूरा सेव हो रहा है। तो ये हम कहना चाहेंगे लोगों की, अब नालंदा मेडिकल कॉलेज बहुत तेजी से, हमारा जो टीम है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, थोड़ा और चाहिए, लेकिन पहले से बहुत बड़ा है। और हम कोई भी अच्छा इलाज जो वर्ल्ड क्लास का इलाज है उसको देने में हम सक्षम है ज्यादातर। सर आप एक चिकित्सक प्रोफेसर हैं ही, आप एक आम नागरिक भी हैं। जब कोई सरकारी पदाधिकारी, चाहे वो किसी सेवा क्षेत्र का हो, पद पर रहते हुए बहुत सा सच नहीं बोल पाता है प्रोटोकॉल के कारण, क्या मन कचोटता है क्या? देखिए, कहीं भी कटुटेगा। आम आदमी तो हम सब एक ही हैं, तो नॉर्मल अंदर रहता है। लेकिन हम आपको बता दें तो इकोसिस्टम है। अगर डेमोक्रेसी हम लोग हैं, अभी आज़ादी के 70-75 साल हुए हैं, लेकिन अगर आप अमेरिका को भी देखें तो 70-75 साल बाद जो स्थिति उनकी थी, पॉलिटिकल सिस्टम और इकोसिस्टम, वही सिस्टम इंडिया में। हम धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हैं। हमारे यहाँ देखिएगा जो आज से 25 साल पहले का जो सिनेरियो था, उस सिनेरियो में चेंज हो रहा है। लोग समझ रहे हैं, ग्रुप्स बन रहा है। ये है कि बहुत लोग कह नहीं पाते हैं, लेकिन हमको लगता है कि बहुत मीडिया में ऐसा ग्रुप बन रहा है, बहुत साउथ में ग्रुप्स बना है जो सरकार पे दबाव बनाती है कि वेलफेयर सिस्टम में क्या चाहिए, और वो सबको देखती है करने के लिए। तो हम समझते हैं कि आने वाला समय, चूंकि हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और हम नेक्स्ट 10-20 ईयर्स में और मैच्योर होंगे। मीडिया भी अपना रोल बहुत अच्छा प्ले कर रही है, जो पहले नहीं था। तो मन तो कचोटता है कई बार, लेकिन ठीक है, सिस्टम में रहना है, इकोसिस्टम में रहना है। तो लेकिन धीरे धीरे मेरा मानना है, एज ए सिटीजन, मेरा मानना है कि इंडिया 75 सालों में बहुत बदला है और लोगों की सोशल क्रांति, सोशल रिवोल्यूशन बढ़ेगी। तो सोशल रिवोल्यूशन बढ़ेगा तो और बेहतर होगा, हम लोग और
जो सिटीजन है उसके और करीब अपने आप को कर सके। सर, कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोगों से क्या अपील करेंगे सर? बस वही अपील है कि जागरूक रहें और ये महामारी सिर्फ सरकार पे न छोड़ें, अपना बना के रखें। अगर रात और में कई ऐसे आवर्स में किसी आपके अगल बगल करीब को जरूरत पड़ती है तो साथ देने के लिए तैयार रहें। और ये बहुत नेक काम है और पता करके रखें कहाँ पे हेल्थ सेंटर है जहाँ पे अगर ऐसा हो। कई लोग रात के 3 बजे घबरा जाते थे कि क्या कर पाएंगे, पैनिक न रहे। और इस बार रिसोर्सेज बढ़ी है और हम लोग तैयार हैं, हम लोग का नंबर तैयार है। मुझे याद है कि उस समय जब खाली सोते वक्त मेरा फोन ऑफ रहता था, नहीं तो फोन मेरा 24 आवर्स ऑन रहता था। कोई नंबर सार्वजनिक किया जाए सर? हाँ, मेरा नंबर है 808-300-1100 और कहीं भी नंबर है हमारी टीम के लिए था कि जब सो गए उसके पहले कोरोना से संबंधित कोई भी क्वेरीज के लिए हम लोग तैयार थे। हमारी टीम मेडिसिन डिपार्टमेंट की टीम पूरी तैयार है। तो लोग घबराए नहीं, जो प्रोटोकॉल है ये रखें और टेस्ट जरूर करवाएं। हमारा मानना है कि हर एक 10 दिन में फ्री में टेस्ट हो रहा है, कहीं भी अच्छे से टेस्ट हो रहा है। मेरे एनएमसीएच में टेस्ट हो रहा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप 10-10 दिन में टेस्ट कराएं, कम से कम अगले 1 से 2 महीने, हो सकता है 2 महीने के बाद कोरोना नीचे आ जाए। जिस तरह से लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है, हमको लगता है कि इम्यूनिटी भी उतनी तेजी से डेवलप करनी चाहिए। आपने सुना एनएमसीएच के नोडल पदाधिकारी कोरोना डॉक्टर अजय कुमार को, और आपने कई चीजें समझी होगी, सच्चाई को भी जाना होगा और बहुत बेबाकी से अपनी बात को इन्होंने रखा है। और कोरोना का संक्रमण वास्तव में यह एक वायरस को हम लोग को बचने के लिए हम लोग को भी एक पहल करना होगा, जागरूक रहना होगा, मास्क का इस्तेमाल करना ही होगा और दूरी बना कर रहना होगा। सरकार के व्यवस्था के साथ साथ आपको स्वयं की भी रक्षा करनी होगी। जिस तरीके से बस में लिखा हुआ रहता है यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करे, तो ये जीवन आपका है, अनमोल जीवन है, इसलिए इसकी सुरक्षा की गारंटी आपको स्वयं भी उठानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।